हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बल युग्म। क्या पढ़ेंगे? बल युग्म। ये अगला टॉपिक है, ठीक है। बल आघूर्ण का अगला टॉपिक है बल युग्म। देखिए बल युग्म होता क्या है तो समझिए। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कपल। और कपल मतलब होता क्या है? जोड़ा। यानी युग्म युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब जोड़ा का मतलब कोई एक वस्तु तो होगी नहीं, दो के बारे में बात करेगा। तो देखिए बल युग्म होता क्या है। यदि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर एक बल कार्य कर रहा है। मान लीजिए मैं इस समय इस वस्तु पे यहाँ पे एक इसका सर्टेन पॉइंट मान ले रहा हूँ और इस पर एक बल लगा रहा हूँ ऐसे। तो ये तो पहली वाली कंडीशन आई बल आघूर्ण की आई कि जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक रोटेशनल मोशन उत्पन्न होगा। तो ये क्या हुआ? बल आघूर्ण हुआ। लेकिन देखिए बल युग्म होता क्या है कि ये दो बलों का जोड़ा होता है। क्या होता है? ये दो बलों का जोड़ा होता है। जैसे आघूर्ण में एक बल लगा रहे थे, वैसे ही बल युग्म में अब दो बलों की बात कर रहा है। युग्म मतलब ये होता है जोड़ा, तो इसमें दो बलों की बात होगी। तो देखिए जैसे ही किसी वस्तु पे हम लोग दो बल लगाएं और वो बल परिमाण में क्या हो? समान हो, और उनकी दिशा क्या हो? एक दूसरे की विपरीत हो। जैसे मान लीजिए यही कोई वस्तु है, विपरीत क्यों होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए यही कोई वस्तु है, इसका मान लीजिए सर्टेन पॉइंट मान ले रहे हैं और यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी के दूसरा फोर्स अप्लाई करना इसी के समानांतर, ठीक, और विपरीत दिशा में, तो ये हो गई। तो इस प्रकार के जो बलों का जोड़ा बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बल युग्म। अब इसकी दिशा विपरीत क्यों होनी चाहिए भाई? इसकी विपरीत दिशा होगी तभी तो, जैसे इधर से फोर्स लगाएंगे ये वाला और इधर से फोर्स ये वाला लगाएंगे तभी तो इसमें रोटेशनल मोशन होगा। नहीं तो देखिए यदि फोर्स इधर से लगा रहे हैं और सेम पैरेलल फोर्स इसके जिस डायरेक्शन में ये है इसी डायरेक्शन में लगा देंगे तो क्या ये ऐसे मोशन करेगी? रोटेशनल मोशन करेगी? ये नहीं ना। ये तो एक सीधी गति करने लगेगी, आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार के तो हम लोग पढ़ रहे हैं बल आघूर्ण, तो इसमें तो घूर्णन उत्पन्न होगा नहीं जब ऐसे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसीलिए जो बल युग्म होता है वो दो बलों का एक जोड़ा होता है। देखिए डिफिनीशन क्या होता है, जो बल युग्म होता क्या है। तो देखिए जाहिर सी बात है, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो बलों का ऐसा जोड़ा जिनका परिणाम क्या हो? समान हो तथा दिशा क्या हो? विपरीत हो। तो ऐसे बल के जोड़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? बल युग्म बोलते हैं। यानी दो बलों का ऐसा जोड़ा जिनका परिमाण क्या हो? समान हो परंतु दिशा क्या हो? विपरीत हो। तो इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? बल युग्म बोलते हैं। इस प्रकार के बलों को क्या बोलते हैं? बल युग्म बोलते हैं। देखिए ये वस्तु पे काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, देखिए डायग्राम के द्वारा समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है? ए बी और इस पे यहाँ से एक फोर्स लग रहा है और एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है। दो फोर्स की बात कर रहा है ना। तो एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और इसका जो हम लोग जो बिंदु माने हैं, जिस बिंदु के पड़ते ये घूमेगा वो क्या है? ओ है, ठीक। तो दो बल जिनका परिमाण क्या हो? समान हो। ये जो दो बल लगेंगे इनका परिमाण क्या हो? समान हो, और इसकी दिशा क्या है? विपरीत है ना। दिशा क्या हो? विपरीत हो। तो ऐसे बल के युग्मों को क्या ही बोलते? इन्हीं बल युग्मों को क्या बोलते हैं? कपल, बल युग्म बोलते हैं। यानी ऐसे ही बलों के जोड़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? बल युग्म बोलते हैं। अब इन बलों के कारण इस वस्तु में एक क्या उत्पन्न हो जाता है? आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो उससे बोलते हैं क्या हम लोग? बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। एक बार और सुनिएगा,
दो समान परिमाण वाले तथा विपरीत दिशा वाले ऐसे बल जो किसी वस्तु पे कार्य कर रहे हों तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बलयुग्म बोलते हैं। और उस बल के कारण ये वस्तु एक घूर्णन गति यानी ये घूर्णन गति करना शुरू कर दे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बलयुग्म आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलयुग्म आघूर्ण। ये जो बलयुग्म आघूर्ण होता है ये लगे बलों में से किसी एक बल तथा इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी AB है। इनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या? बलयुग्म आघूर्ण। जो बलयुग्म आघूर्ण होता है इसको दिखाते हैं M से। ये जो होता है इस वस्तु पे लगने वाले बलों में से कोई एक बल तथा इसके बीच की दूरी के, वो भी कैसी दूरी हो? लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए कैसे ये होता है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक, इसका सेंटर पॉइंट क्या है? O है और इसकी लंबाई क्या है? AB है। यहाँ से लग रहा है एक बल और एक यहाँ से बल लग रहा है जो एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं परंतु दिशा में क्या है? विपरीत हैं। ठीक, तो देखिए इतने पोर्शन पे कितना बल लगेगा? यदि A पर निकाले कि कितना बल लग रहा है, बल आघूर्ण बल कितना लग रहा है, A बिंदु पे निकाले, A बिंदु पे बल आघूर्ण, A बिंदु पर बल आघूर्ण निकालें तो वो कितना होगा भाई? तो F इंटू OA होगा। F इंटू OA होगा। अब बिंदु B पे निकाले, बिंदु B पर बल आघूर्ण निकाले, तो वो कितना होगा भाई? F इंटू OB, कितना होगा? F इंटू OB। अब इस वस्तु पे ये दोनों बल कार्य कर रहा है, तो इन दोनों बलों को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ दे रहे हैं। इन दोनों बलों को क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। तो FOA प्लस FOB, देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसमें से F कॉमन ले रहे हैं, दिख रहा है इधर? F कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? F कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? OA प्लस OB। क्या होगा? FOA प्लस OB। देखिए OA प्लस OB को क्या लिख सकते हैं हम? सीधे AB लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? F इंटू OA प्लस OB की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AB। क्या लिख सकते हैं? AB। इसलिए जो बल युग्म आघूर्ण होता है, इस वस्तु पे ये दो बल लग रहे हैं तो उसमें से कोई एक बल, यहाँ पे दोनों बलों को ऐड किए हैं तो इसमें से कोई एक बल तथा इसके बीच की दूरी, वो भी कैसी दूरी हो? लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या? बल युग्म आघूर्ण। इसलिए जो बल युग्म आघूर्ण का मान निकल के आता है M बराबर इस वस्तु पे लगने वाले कोई एक बल तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं। आते हैं इसके यूनिट पे। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए, तो मात्रक निकालेंगे तो F का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन। AB क्या है? इसके बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। इतना क्लियर है? चलिए एक बार और समझ लेते हैं बल युग्म होता क्या है। तो बल युग्म जो होता है दो बलों का, यानी बलों का एक जोड़ा होता है जिनका परिमाण क्या होता है? समान होता है और उनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है, तो ऐसे बल के जोड़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? बल युग्म बोलते हैं। अगर इस बल युग्म किसी वस्तु पे लग रहा है और इससे एक आघूर्ण उत्पन्न हो जा रहा है, इसमें एक आघूर्ण उत्पन्न हो जा रहा है, तो उससे बोलते हैं क्या हम लोग? बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। देखिए बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? तो जो बल युग्म आघूर्ण होता है, इस वस्तु पे लगने वाले बलों में से कोई एक बल तथा इस जो वस्तु है इसकी लंबाई या इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इतना क्लियर है? इसका मात्रक देते हैं। मात्रक क्या होता है? तो जो बल युग्म आघूर्ण का मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। तो इतना क्लियर है?
चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका अगला टॉपिक है उत्तोलक। उत्तोलक देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से पूछा जाता है परीक्षा में। कुछ औजार दे दिए रहेंगे और पूछेगा कि ये किस उत्तोलक में आएंगे। तो उत्तोलक पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। देखिए उत्तोलक क्या होता है? तो जो उत्तोलक होता है एक सरल मशीन होती है। क्या होती है? एक सरल मशीन होती है। इसमें स्पेशली एक रॉड लिया जाता है, छड़ लिया जाता है, जो सीधी होगी या कुछ मुड़ी हुई होगी या उसका कोई डिजाइन बनाया गया होगा, जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करती है? घूमती है। ठीक है, उसमें एक सर्टेन पॉइंट होता है कि जब हम काम करेंगे तो वो इस पॉइंट से क्या करेगी? रोटेट करेगी, इसी बिंदु के चारों तरफ क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो ऐसे होते हैं उत्तोलक। ठीक है, उत्तोलक एक प्रकार के क्या होते हैं? औजार मशीन होते हैं, जो कि बहुत ही सरल होते हैं और इनमें स्पेशली क्या यूज़ किए जाते हैं? रॉड यूज़ किए जाते हैं। ठीक, जो सीधे होंगे या कुछ मुड़े होते हैं और ये किसी बिंदु के चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। और जिस बिंदु के सापेक्ष ये घूमते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या? आलंब। क्या बोलते हैं उसे? आलंब बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? आलंब। ठीक, जैसे मान लीजिए यहीं कोई औजार है एक रॉड का। ठीक, जैसे मान लीजिए ये वाला रोड ले रहे हैं, ऐसे। ठीक, तो जब ये जो रॉड है ये इस बिंदु के चारों तरफ क्या करेगा? इसको जब हम लोग ये देखे होंगे ऐसे रिंच नट बोल्ट खोलने के काम आते हैं, तो ये क्या करता होगा? इस बिंदु के परितः क्या होता है? चारों तरफ घूमता होगा। जैसे आप लोग मोटरसाइकिल कर रहे हैं, 4 व्हीलर का जो हैंडल होता है उसे देखे होंगे कि वो एक बिंदु के चारों तरफ क्या होता है? घूमता रहता है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर वो घूमता रहता है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? आलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलंब बोलते हैं। चलिए, तो इतना उत्तोलक समझ में आया। उत्तोलक क्या होता है? एक सरल मशीन होती है। क्या होती है? सरल मशीन होती है। एक सरल मशीन होती है जो एक छड़ की बनी होती है, जिसमें से छड़ क्या होते हैं? कुछ सीधे होते हैं या मुड़े होते हैं या उनको एक डिजाइन द्वारा तैयार किया जाता है। और ये जो सरल मशीनें होती हैं यानी जो उत्तोलक होते हैं, एक बिंदु के परितः चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं और उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? आलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलंब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ उत्तोलक के प्रकार भी होते हैं। क्या होते हैं? उत्तोलक के प्रकार होते हैं, जिसमें से इसका नाम दिया गया है पहले उत्तोलक को प्रथम उत्तोलक, प्रथम वर्ग के उत्तोलक। ठीक है, कुछ ऐसे मशीन आते हैं जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आते हैं, उनको बांटा गया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्तोलक में। ठीक है, फिर कुछ उत्तोलक बनाए गए जिनको द्वितीय वर्ग में बांटा गया। द्वितीय वर्ग, सॉरी यहाँ पे के है। ठीक है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। और फिर कुछ ऐसे औजार बनाए गए जिनको तीसरे श्रेणी में रखा गया, तो उनको नाम क्या दिया गया? तृतीय वर्ग के उत्तोलक। ठीक, क्या दिया गया? उत्तोलक को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। ठीक है, उनके कुछ प्रॉपर्टी होंगे या कुछ नियम होंगे जिनके आधारों पर उनको 3 भागों में बांटा गया कि अगर ऐसे औजार रहेंगे भाई तो वो किस में आएंगे? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। यदि इस प्रकार के औजार रहेंगे तो वो किस में आएंगे? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। यदि इनमें ये बातें आएगी यानी कुछ औजार में ये कंडीशन होंगी तो उनको किस में रखा जाएगा? हम लोग को किस में रखा जाएगा? उनको तृतीय वर्ग के उत्तोलक में। ठीक है, तो ये उत्तोलक के प्रकार हो गए। 3 उत्तोलक समझ में आया। तो इनके प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, उसे बोलते हैं क्या? यांत्रिक लाभ। यांत्रिकी लाभ के बारे में पढ़ लेते हैं। यांत्रिक लाभ के बारे में पढ़ लेते हैं
यांत्रिक लाभ क्या? तो किसी मशीन के, यानी जो औजार है उसी की बात कर रहा है, उसको मशीन हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो किसी मशीन के भार तथा उसके आयास के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? हम क्या बोलते हैं? हम उसे यांत्रिक लाभ। क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ। देखिए यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो किसी मशीन के भार तथा उसके आयास के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग? यांत्रिक लाभ। देखिए आयास क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए ये एक मशीन है, इसका कोई एक बिंदु है और यहाँ पे हम लोग एक बल लगा रहे हैं, ठीक। ये ए बी वस्तु है, इसका सर्टेन बिंदु O है। तो यहाँ से हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं इतने पोर्शन में, तो इस निश्चित बिंदु से और जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इसके बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आयास बोलते हैं। इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? आयास। तो इस मशीन का भार कुछ होगा, यहीं पे इसका भार होता है, ठीक है। यहीं पे इसका क्या होता है? मशीन का भार होता है। तो इसका भार तथा इसके आयास, इस आयास को मान लेते हैं P और इसके भार को मान लेते हैं क्या? W। तो इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे यांत्रिक लाभ। क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ किसके बराबर होता है भाई? तो उस मशीन के भार तथा आयास के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ समझ में आया। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या? उत्तोलक के प्रकारों के बारे में, कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में किस प्रकार के मशीन आएंगे, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में किस प्रकार के औजार आएंगे, और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में किस प्रकार के औजार आएंगे, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। उनको कैसे पहचानेंगे, उनमें क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं हम। देखिए जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में ऐसे औजार आएंगे, समझिएगा, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में इस प्रकार के औजार आएंगे जिनका ये औजार है, सॉरी सीधा नहीं बन पा रहा है। तो देखिए प्रथम वर्ग के उत्तोलक में इस प्रकार के औजार आएंगे जिनके निश्चित बिंदु से एक और क्या लगा होगा भाई? हम लोग का बल लगा होगा। तो इसके दूसरे किनारे क्या होगा? इसका भार होगा, ठीक। यानी इसके मध्य बिंदु से एक तरफ आयास होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा? भार होगा। तो इस प्रकार के कोई भी औजार आएगा तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्रथम वर्ग के उत्तोलक की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में इस प्रकार के औजार आएंगे जिनके मध्य बिंदु से एक तरफ क्या हो? जिस मान लीजिए O है, ये AB वस्तु है, तो इस मध्य बिंदु से इसकी तरफ एक तरफ क्या हो? आयास हो, तो दूसरी तरफ क्या हो? इस मशीन का भार हो। क्या हो? इस मशीन का भार हो। तो इस प्रकार के उत्तोलक को प्रथम वर्ग के उत्तोलक की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए प्रथम वर्ग के उत्तोलक की श्रेणी का। जैसे इसमें आता है कैंची, और क्या आता है? तुला, ठीक। कैंची, तुला, और क्या आता है? पिलास, जैसे जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं? देखिए कैंची देखे होंगे, ऐसे कैंची होती है, ठीक। तो ये इसका मध्य बिंदु है, तो इधर ही हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, तो ये क्या हो गया? इसका इतना पोर्शन क्या हो गया? आयास हो गया। और इसका इधर हम लोग का क्या होता है? इसका भार होता है। यानी मध्य बिंदु से एक तरफ आयास हो और दूसरी तरफ भार हो। तो इस प्रकार के औजार किस में आते हैं? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में कैसे आते हैं? उदाहरण में जैसे कैंची, तुला, और क्या दिया है भाई? बच्चे के झूलने का तख्ता, प्लास, ठीक। ये सब उदाहरण में नोट कर लीजिएगा, ऐसे उदाहरण प्लास, ETC, ठीक। ये सब किस में आते हैं? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। जैसे पूछ दिया जाए कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है, तो किस वर्ग का उत्तोलक है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक। क्यों भाई? क्योंकि इसके मध्य बिंदु से एक तरफ आयास होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है? भार होता है। इतना क्लियर है? चलिए जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में कुछ उदाहरण जैसे हैं क्या? कैंची, तुला, प्लास, ये सब किस में आते हैं? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। चलिए प्रथम वर्ग के उत्तोलक की यांत्रिक लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक होते हैं
उनका जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से कम, प्रथम वर्ग के उत्तोलक के लिए जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से कम देखिए 1 से कम या तो 1 या 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक होते हैं उनमें जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से कम होगा, 1 होगा या 1 से अधिक होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक जिनमें जो अलम्ब होता है, अलम्ब के एक तरफ भार होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, आयास होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या आ गए, कैंची, तुला, प्लास इत्यादि। जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से कम होगा, 1 होगा या 1 से अधिक होगा। इतना क्लियर। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या कंडीशन है कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में इस प्रकार के औजार आएंगे जिनका भार और आयास दोनों ही अलम्ब के एक तरफ होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही अलम्ब के एक तरफ होते हैं। मान लीजिए इधर अलम्ब मान ले रहे हैं इस पॉइंट पे, तो जो इसका आयास होगा और जो इसका भार होगा दोनों ही क्या होंगे, एक ही साइड होंगे, या तो इस साइड होंगे या तो इस साइड होंगे, किसी एक ही साइड होंगे। ठीक है, तो वो किस में आएंगे, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आएंगे। ठीक है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होना चाहिए भाई, तो जो इसका आयास है, आयास के एक ही तरफ क्या होने चाहिए, इसका भार और इसका क्या बोलते हैं उसको, आयास। इसके जो अलम्ब है इसके एक ही तरफ होना चाहिए क्या, आयास और भार। तो ऐसे औजार किस में आएंगे, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की गाड़ी इत्यादि सब द्वितीय वर्ग के उत्तोलक हैं। क्या हैं, इसमें उदाहरण क्या आ जाएगा, ऐसे इसका फिगर है। ठीक है, ये हो गया भार और ये हो गया यहाँ से आयास हो गया इसका P, W से दिखाते हैं ना भार को। तो ये हो गया भार, ये हो गया इसका आयास। ठीक, ये हो गया क्या, अलम्ब, ये हो गया क्या, अलम्ब। तो अलम्ब के एक ही ओर क्या हो, भार और आयास दोनों हो, तो इस प्रकार के उत्तोलक क्या बोलते हैं, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। और एग्जाम्पल में क्या क्या लिया गया है भाई, तो सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, और क्या, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए नींबू निचोड़ने की मशीन जो होती है तो उसमें देखे होंगे कि ऐसे होती है, उसको भी दिखा दे रहे हैं। जैसे देखे होंगे ऐसे बना होगा, ठीक, जिसमें इसमें नींबू रख देते हैं और क्या करते हैं, इसका अलम्ब एक साइड है ना, और इस इधर ही क्या करते हैं, बल लगाते हैं, यानी इसका आयास इधर ही होता है और इसका भार भी इधर ही होता है, इस अलम्ब के इधर ही होता है। तो इस प्रकार के औजार किस में आते हैं, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। क्या आते हैं, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। अब देखिए इनका यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो जो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं, यानी जो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक हैं, इनका जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। 1 से क्या होता है, सदैव क्या होता है, 1 से अधिक होता है। किस वर्ग के, तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। इतना क्लियर है। चले चलते हैं तृतीय वर्ग के उत्तोलक में कि इसकी कंडीशन क्या होती है। तो देखिए जो तृतीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं इनमें भी क्या होता है, जो आयास और भार होता है वो अलम्ब के एक ही ओर होते हैं। जैसे द्वितीय वर्ग में था ना कि जो भार और आयास है वो अलम्ब के एक ही डायरेक्शन में है, तो तृतीय वर्ग में भी क्या होता है, जो आयास और भार होता है वो भी क्या होता है, अलम्ब के एक तरफ होता है। वो भी क्या होता है, अलम्ब के एक तरफ होता है, अलम्ब के
मान लीजिए वेट हो गया, ये इसका आयास हो गया, और ये क्या हो गया, आलम्ब हो गया, ये क्या हो गया, आलम्ब हो गया। तो इस प्रकार के यानी जिसका आयास भार आलम्ब की एक ही तरफ हो तो वो भी किस में आते हैं, तृतीय वर्ग में आते हैं। लेकिन इसमें देखिए तृतीय और द्वितीय वर्ग में फर्क यही है कि जो इसका भार होता है आलम्ब से काफ़ी थोड़ा दूर होता है, आयास के बदले में थोड़ा आयास की अपेक्षा में दूर होता है, और द्वितीय वर्ग में क्या होता है, आयास की अपेक्षा आलम्ब से बहुत नज़दीक होता है क्या, इसका भार। और तृतीय वर्ग में क्या होता है, आलम्ब से क्या होता है, आयास की अपेक्षा क्या होता है, दूर होता है। इन दोनों में कंडीशन, इसमें अंतर समझिएगा। इसमें भी जो भार है, आयास है, वो भी आलम्ब की एक ही साइड होता है, और तृतीय वर्ग में भी जो आलम्ब, जो भार और आयास है वो भी आलम्ब के एक ही साइड होता है। बस डिफरेंस इतना है कि जो इसका भार होता है तृतीय वर्ग में आयास की तुलना में क्या होता है, थोड़ा आलम्ब से दूर होता है, और द्वितीय वर्ग में क्या होता है कि जो आयास की अपेक्षा आलम्ब से थोड़ा नज़दीक होता है। ठीक, बस यही अंतर है किसमें, द्वितीय और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। तो चलिए तृतीय वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण लिख लेते हैं कुछ। तो देखिए तृतीय वर्ग के उत्तोलक में उदाहरण में आते हैं जैसे हल, चिमटा, चिमटा इत्यादि, चिमटा इत्यादि। ये किस प्रकार के उत्तोलक हैं, तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। इनमें जो भार और आयास होता है वो क्या होता है, आलम्ब के एक ही साइड होता है। इतना समझ में आया। और तो चलिए इसका यांत्रिक के बारे में समझ लेते हैं, यांत्रिक लाभ के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए पहला जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक थे उनका जो यांत्रिकी था एक से कम, एक या एक से अधिक था। द्वितीय का क्या था, एक से अधिक था, सदैव अधिक था। और जो तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं उनका जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से क्या होता है, सदैव कम होता है। सदैव क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, सदैव एक से कम होता है। इतना समझ में आया। उत्तोलक के प्रकार और किस वर्ग में किस प्रकार के उत्तोलक आते हैं और उनके उदाहरण क्या हैं और उनके यांत्रिक लाभ क्या होते हैं, ये सबको क्लियर हुआ। तो नोट करिए, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिएगा देखिएगा अगला टॉपिक क्या है, और ये इस लेसन का अंतिम टॉपिक भी है। और वो क्या है, दोष युक्त तुला से सही द्रव्यमान ज्ञात करना। दोष युक्त तुला से सही द्रव्यमान ज्ञात करना। दोष युक्त तुला से सही द्रव्यमान ज्ञात करना। देखिए भाई, बहुत लोग दुकानदार होते हैं जो अपने तुले में क्या करते हैं, एक छोटी मोटी त्रुटि कर लेते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। तो जो त्रुटि होती है उससे हम लोग सही द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या होती है, दो कंडीशन आती है। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि जब पलड़ों का भार समान न हो, यानी जो तुला में दो पल्ले होते हैं, एक पल्ले में क्या रखते हैं हम लोग, भटकरे रखते हैं, दूसरे पल्ले में क्या करते हैं, दूसरे पल्ले में क्या करते हैं हम लोग, वस्तु को नापते हैं, जोखते हैं। तो उनका जो क्या हो, भार जो हो समान न हो, क्या हो, समान न हो, यानी उनका भार जो है असमान हो, तो वस्तु को क्रमशः दोनों पल्लों पर लेकर द्रव्यमान W1 व W2 ज्ञात करते हैं। समझिए क्या कह रहा है, पहला इसका कंडीशन क्या कह रहा है कि जब पलड़ों, क्या है भाई, पलड़ों का भार समान न हो, मतलब मान लीजिए कोई तुला है, ठीक, एक इसका ये पल्ला है और इसका एक ये पल्ला है। तो इन जो दोनों पल्लों का वेट है, ये क्या है, समान न हो, तो क्या करते हैं भाई, तो जो वस्तु हम लोग नाप रहे हैं इस पल्ले पर जिसका वेट बराबर नहीं है, तो क्या करते हैं कि उस वस्तु को एक बार इस पल्ले पे रख के नापते हैं
और फिर उसी वस्तु को एक बार इस पल्ले पे नाप रख कर क्या करते हैं, वेट करते हैं, द्रव्यमान करते हैं, उसका क्या करते हैं, तौलते हैं उसको। तो वही कह रहा है कि तो वस्तु को क्रमशः दोनों पल्लों पर लेकर क्या करते हैं, उसको तौलते हैं और उसका द्रव्यमान W1 और W2 क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन लिख दे रहे हैं पूरा, जब पल्लों का भार समान न हो तो वस्तु को पलड़ों पर, तो वस्तु को क्रमशः दोनों पलड़ों पर रखकर, क्रमशः दोनों पलड़ों पर रखकर द्रव्यमान, भाई एक बार वेट करेंगे तो उसका पहला द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और दूसरी बार तोलते हैं दूसरे पल्ले पर रख के तो उसका दूसरा द्रव्यमान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। और उसके बाद से कैसे उसका सही द्रव्यमान निकालते हैं, तो उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं। जो सही द्रव्यमान है W बराबर वो होता है W1 माइनस W2/2। क्या होता है, सॉरी माइनस नहीं प्लस होता है। जो उसका सही द्रव्यमान होगा वो पहले पल्ले पर लग के उसका वेट किया गया, फिर उसी वस्तु को दूसरे पल्ले पर रख के जब वेट करते हैं तो उन दोनों वेटों को जोड़कर और उसका क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो हम लोग का सही द्रव्यमान निकल आता है। क्या होता है, सही द्रव्यमान निकल आता है। समझिएगा इसको डिटेल में कैसे, एक बार और, कि जब वस्तु को जिसको जोखा जा रहा है और उसका पल्ला क्या हो, असमान हो, उसका भार असमान हो, तो वस्तु को दोनों पल्लों पे रख के तौला जाता है। मान लीजिए इस पल्ले पे रख के तौले तो उसका वेट कितना आया, W1 आया, फिर उसी वस्तु को इस पल्ले पे रख के वेट किए तो उसका द्रव्यमान कितना आया, W2 आया। तो तब हम लोग जब इसका सही वेट निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं कि W1 प्लस W2 और बटा 2, यानी दोनों द्रव्यमानों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं तो हम लोग का सही द्रव्यमान निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और वह त्रुटिपूर्वक तुले पे क्या किया जा रहा है, उसका वेट किया जा रहा है, वही फर्स्ट कंडीशन वाली, यानी उसका जो पल्ला है उसका भार क्या है, असमान है। तो मान लीजिए एक बार उसका वेट किए तो उसका भार आया 10.2, फिर जब दूसरी बार वेट किए तो उसका भार आया 8.6, तब इसका सही द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला का यूज करेंगे क्या, W बराबर ये क्या हो जाएगा हम लोग का, W1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। तो सही द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों वेट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 10.2 धन 8.6 और दोनों का जोड़ कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो जोड़िए भाई कितना हो जाएगा, 6 2 8 दशमलव लगेंगे, 10 8 18, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 9.4, यानी इसका जो सही द्रव्यमान होगा वो कितना होना चाहिए, 9.4 kg होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 9.4 किलोग्राम होना चाहिए। तो समझ में आया पहली कंडीशन, यदि पल्ला क्या हो, असमान हो, भार में क्या हो, असमान हो, तो वस्तु को दोनों पल्लों पे रख के क्या करेंगे, उसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे और जितना द्रव्यमान आएगा उन दोनों द्रव्यमानों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो हम लोग का सही द्रव्यमान क्या आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। उसका सही द्रव्यमान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसका दूसरा कंडीशन समझते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, इसमें तो पल्ले का भार असमान था, तो चलिए देखते हैं दूसरा इसका कंडीशन क्या कहता है। देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जब तुले का भुजाएं असमान हो। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या था, उसके पल्लों का भार असमान था। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि तुले का भुजा असमान हो। क्या हो, असमान हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ये था। देखिए फर्स्ट कंडीशन में कि तुले की जो पलड़े थे वो क्या थे, एक का वेट कम था तो एक का वेट ज़्यादा था, यानी आपस में बराबर नहीं थे।
तब के लिए जब हम उसका सही द्रव्यमान निकालने के लिए फार्मूला निकाले हैं वो क्या है, W1 + W2/2 था, यानी दोनों वेटों को जोड़कर उसका आधा कर दे रहे थे तो हम लोग का सही द्रव्यमान निकल जा रहा था। अब देखिए दूसरी कंडीशन में जब उसकी भुजा असमान रहेगी तब उसका सही वेट निकालेंगे कैसे, तो देखिए कैसे निकालें। पहली कंडीशन के लिए तो ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि इसकी भुजा असमान हो, ठीक है, यानी मान लीजिए एक भुजा क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, तो एक भुजा क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। तब इस पे वस्तु का वेट कर रहे हैं W1 और W2, ठीक है। जिस तरह पहली कंडीशन में 2 बार वस्तु का वेट किए हैं दोनों पल्लों पे रख के, वैसे ही दूसरी कंडीशन में भी करेंगे। जो उसका वेट आएगा तब उसका सही द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों वेटों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और उसका क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। तो हम लोग का सही द्रव्यमान क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। उसका सही द्रव्यमान क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन के लिए फार्मूला क्या है कि W बराबर √ पहले द्रव्यमान यानी पहले तूले पर रख, पहले पल्ले पर रख के निकाला गया द्रव्यमान गुणे फिर उसी वस्तु को दूसरे पल्ले पर रखकर तोला गया द्रव्यमानों का गुणा करके उसका करनी निकाल देते हैं, यानी उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो हम लोग का सही द्रव्यमान क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को इस वाले तूले पर यानी जिसकी भुजा असमान है इस पे तोला जाता है, तो पहली बार तोला जाता है तो उसका द्रव्यमान आता है क्या, 6.4। फिर उसको दूसरी बार तोला जाता है तो उसका द्रव्यमान आ जाता है मान लीजिए कितना, 10, ठीक है, कितना आ जाता है, 10। तो कह रहा है कि इसका सही द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कीजिए। क्या हो जाएगा, इस वाले तूले पे क्या किया गया है, इसको तोला गया है, तो इसका जो सही द्रव्यमान हो जाएगा क्या हो जाएगा, √6.4 इंटू दूसरा द्रव्यमान कितना है, 10। तो कितना हो जाएगा भाई, गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल क्या निकल के आता है, 8। तो जो सही द्रव्यमान होगा, जो इस वस्तु को इस तूले पे तोला गया है जिसका वेट इतना इतना आया है, उसका जो सही द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 8 किलोग्राम। कितना होगा, 8 किलोग्राम। तो आप लोग को समझ में आया, दोष युक्त तूले से सही द्रव्यमान ज्ञात करना। दोष युक्त तूला हो उसे सही द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें 2 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन थी जब पल्ले का भार क्या हो, असमान हो, यानी जो पलड़ा होता है उसका भार असमान हो और उस समय वस्तु को तौला जाता है तो उसमें जो त्रुटि आएगी, तो उसका जो सही द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस वस्तु को दोनों पल्लों पे रख के उसका वेट ज्ञात करेंगे और फिर दोनों वेटों को जोड़कर उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। फिर दूसरा कंडीशन में करा था कि उसकी भुजा असमान हो, तो क्या करेंगे, वस्तु को दोनों पल्लों पे रख के वेट करेंगे और दोनों वेटों का गुणा करके उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो उसका सही द्रव्यमान क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। इतना क्लियर है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ।